राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करें एक कंपनी है जिसका नाम है TBI कॉन लिमिटेड। इस कंपनी का IPO आने वाला है। छोटी कंपनी का IPO है। और इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है कि IPO में अलॉटमेंट किस टाइप से होता है, तो वो वीडियो का मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जो SME कंपनीज के जो अलॉटमेंट होते हैं IPOs के, उसमें एक हमें गारंटीड जो अलॉटमेंट मिल सकता है वो कौन से सिचुएशन में मिल सकता है, उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड नेक्स्ट अगर देखते हैं कि पहले इस कंपनी के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम चेक करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट बाद में चेकेंगे कि कंपनी के पास परफॉर्मेंस को देखते हुए, आज की हालत को देखते हुए फ्यूचर में किस तरीके से कंपनी काम कर सकती है, उसको प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे इस एनालिसिस के अंदर में। ये रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है किसी भी टाइप से, सिर्फ एनालिसिस रहेगी। नेक्स्ट अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, 31 मई से 4 जून के बीच में ये कंपनी का IPO खुलने वाला है, जिसमें हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और 94 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है यहाँ पर, और कंपनी में एक IPO फाइल लगाने के लिए 1,12,800 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर कंपनी 44 करोड़ 94 लाख रुपए कंपनी उठा रही है। जो कि कंपनी क्यों उठा रही है, जिसका पीछे कंपनी ने रीजन बताया है कि कंपनी को एग्जिस्टिंग यूनिट जो है कंपनी उसको एक्सपेंड करना है, मतलब बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी को बढ़ानी है, जिसकी वजह से यूनिट बढ़ानी है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो यहाँ पर जो वैल्यू लगाई है खुद की इस IPO के बाद में, वो कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट शेयर होल्डिंग कितनी है, 1,81,58,000। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ में, 94 के साथ में, मल्टीप्लाइड बाय 94। सो यहाँ पे कंपनी की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाती है 170 करोड़ 68 लाख। सो कंपनी ने खुद की वैल्यू 170 करोड़ के आसपास में लगाई है, दैट्स काफ़ी हाई लगाई है। और यहाँ पर जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में IPO से पहले 76% शेयर होल्डिंग ही है। जो कंपनी के जिन्होंने स्टार्ट किया था कंपनी को, उनके पास में 76% शेयर होल्डिंग IPO से पहले थी, और IPO के बाद में यहाँ पे 57% शेयर होल्डिंग रह जाने वाले। सो कि SME सेगमेंट के लिए काफ़ी कम है। SME सेगमेंट में ऑलरेडी एक तो रिस्क इतना ज़्यादा होता है, छोटी कंपनियां होती हैं और इतना स्क्रूटनी हो नहीं पाता है। और नेक्स्ट अगर प्रमोटर लोग हैं उनका खुद का शेयर होल्डिंग भी कम रहता है कंपनी के अंदर में, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो जाता है। अगर हाँ 75% 70% के आसपास या 65% के आसपास शेयर होल्डिंग रहता है, तो फिर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि प्रमोटर भी अभी अच्छा खासा होल्ड कर रहे हैं कंपनी में। ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी आज कितनी करती क्या है। सो कंपनी जो कॉर्न होते हैं, जो मक्का होता है, उसका अलग अलग तरीके से उसको ग्राइंड करके उसमें से वो मक्का वाले जो बीज होते हैं मक्के निकालती है, और उनको अलग अलग तरीके से बेचती है अपने बायर्स को। मान के चलिए किसी को मक्का ही चाहिए तो सूखा मक्का प्रोवाइड करिए, किसी को सीला मक्का चाहिए तो उसको सीला मक्का, किसी को बूरा बनाया हुआ मक्के का बूरा बनाया हुआ चाहिए तो बूरा मक्का प्रोवाइड कर दिया। सो बेसिकली एक कंपनी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है, जिसने बड़े बड़े जो खेत होते हैं, खेतों से मक्का एक्सपोर्ट करती है अपनी फैक्ट्रीज में, फिर फैक्ट्रीज से फिर उसको मक्के में से जो पूरा मेज होता है, मेज में से मक्के निकालती है, और फिर उनको कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग थैलियों में भर भर के इंडिया में भी सप्लाई करती है और इंडिया के बाहर भी सप्लाई करती है। अब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, और कंपनी मेड विदाउट केमिकल, मतलब GMO फ्री हैं कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी किस हिसाब से आज के दिन कमाई कर रही है, सो आई गेस कि अपने को समझ में आएगा कंपनी करती क्या है, राइट। इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी हम लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये कंपनी चीज़ें हैं, जिस तरीके से कंपनी का प्रोसेस चलता है, और साथ में ही कंपनी का अगर प्रोडक्ट्स को देखना है तो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रखे हैं यहाँ पर। ये देखो, ये मक्का, ये बूरा मक्के का बूरा, ये चिप्स भी मक्के के बने हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग अब कमाई को देख लेते हैं किस हिसाब से चल रही है। सो यहाँ पर 67 करोड़ की कंपनी ने 21 में रेवेन्यू किया, फिर 100 करोड़ यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, अगेन यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, और इस साल जो है पिछले 6 महीने के अंदर में 70 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू कर चुकी है। और अगर इसको प्रोजेक्ट बेसिस पे करते हैं तो यहाँ पर हमें 70 करोड़ का और मिल जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू इस साल हमें कुछ खास इंक्रीज होता हुआ दिख नहीं रहा है, बट स्टिल अभी 6 महीने का बाकी है डेटा। सो 6 महीने के डेटा के बाद में जो 2024 का रिजल्ट आएगा मार्च में, उसमें पता चल जाएगा कि हो सकता है कि जो इनिशियल जो फर्स्ट हाफ होता है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें कंपनी की सेल अच्छी खासी ना होती हो, सेकेंड हाफ में होती होगी। तो वो कंफर्म करने के लिए हमें पूरे साल का डेटा यहाँ पर देखना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। बट उसके बिना अगर हम लोग डेटा को देखते हैं यहाँ पे, तो पहले साल में 67 करोड़ के रेवेन्यू पे 23 लाख रुपए कंपनी ने कमाए, फिर 45 लाख कमाए, फिर 6 करोड़ रुपए सीधे कंपनी ने कमा लिए। यहाँ पे देखो 100 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर में 45 लाख रुपए कमाए, और यहाँ पर 140 करोड़ के ऊपर में सीधे ही 6 करोड़ रुपए कमा लिए, तो 40 करोड़ के इंक्रीज में। सो ऐसा लग रहा है कि कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको
कंपनी ने अचीव कर लिया। और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में जो कंपनी जो है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट अगर कंपनी के टोटल बोरोइंग्स को चेक करते हैं तो यहाँ पे बोरोइंग्स भी बढ़ी है। बोरोइंग्स बढ़ने के साथ में ही कंपनी का इंटरेस्ट पे करने के बावजूद भी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं इस साल तो और भी कमाल कर दिया, कंपनी की 70 करोड़ की सेल हुई है और अचानक से यहाँ पे 6.5 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स हो गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि फाइनेंशियल आईपीओ जो ईयर होता है, आईपीओ के ईयर में कंपनी के प्रॉफिट्स सभी के कैसे बढ़ जाते हैं। अब इसके पीछे रीज़न पता करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि क्या रीज़न इसके कंपनी का रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं इसको, ये रहा, तो यहाँ पर मैक्सिमम कंपनी का जो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके अंदर में मैक्सिमम कंपनी का एक्सपेंस जा रहा है। तो 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 85 करोड़ रुपए का एक्सपेंस गया है और 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपेंस जो है थोड़ा सा घट गया है। ठीक है, यहाँ पर घटा है, एक्सपेंस बढ़ा नहीं है, घटा है। ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव चीज लगती है कि कंपनी के एक्सपेंसेस घट कैसे जाते हैं भाई। हमने तो नहीं देखे कभी घटते हुए। 22-23, ओके, वन मोर सेकेंड, लेट मी सी दिस। 140 करोड़ तो मार्च 2023 एंड यहाँ पर है 2022। अच्छा, ओके, 22/6/2022 से लेकर के 31/6/2023 तक का, और यहाँ पर है ये 31 मार्च का, ये 4 पीरियड। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सअप है, ये दोनों का मिक्स करेंगे तो टोटल सेल है यहाँ पर जो लगभग ये कितनी है, 24 करोड़। 24 करोड़ को 16 करोड़ में ऐड कर दो तो 140 करोड़। सो यहाँ पर सही डेटा है इस वेबसाइट के ऊपर में। अब यहाँ पे नेक्स्ट चेक करते हैं कि कंपनी की सेल यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ी है। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है हाफ ईयर में अचीव कर लिए कंपनी ने, जो कि पिछले पूरे साल के प्रॉफिट्स हैं। अब उसमें जो मेन चीज़ नज़र आई है वो है कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, जो कि 44 करोड़ ही रही है, जबकि पिछले साल के मुकाबले ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब मक्का भी सस्ता हो गया आईपीओ ईयर के अंदर में। अरे भाई कमाल कर रहे हो यार, मतलब पिछले पुराने सालों के अंदर में मक्का हर बार ही महंगा था, बस आईपीओ ईयर के अंदर में मक्का सस्ता हो गया है। कमाल हो गया। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मक्का सस्ता होने की वजह से आया है, उसी की वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं। जितना मक्का सस्ता हुआ है उतना ही नेट प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ गए हैं। यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले भी अगर देखा जाए तो मक्का पिछले साल इतना सस्ता नहीं हुआ था जितना इस साल हो गया। इस पिछले मतलब पिछले से पिछले साल इतना सस्ता नहीं था, फिर पिछले साल सस्ता था, फिर इस साल और सस्ता हो गया है। मक्का ही सस्ता हो रहा है, बाकी सभी चीज़ें ठीक ठाक लेवल पे हैं, वहीं पर है। अब और कोई तो तरीका नज़र आता नहीं है प्रॉफिट्स को दिखाने का, तो चीज़ को ही सस्ती कर दो। राइट, नेक्स्ट अगर दिखते हैं यहाँ पे, और मुझे जो इश्यूज नज़र आए, एक और इशू नज़र आया है, वो ये आया है कि कंपनी ने 2023 के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी के जो शेयर्स में रिजर्व्स एंड सरप्लसेस यहाँ पर बढ़े हैं। तो कभी भी जब पैसा ऐड होता है बैलेंस शीट में तो वो दिखाना पड़ता है कि यहाँ पैसा आया है, वो तो ठीक है, अभी पैसा लगा कहाँ है कंपनी में। तो अगर कैश आया होगा तो कैश में दिखेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कैश में तो ये पैसा नहीं दिख रहा। ये देख लो, कैश एंड 29 लाख रुपए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पैसा लगा कहाँ, तो ये पैसा लगा हुआ है, ये देखो। एक तो कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ गई है और दूसरा कंपनी का माल ज़्यादा बिका है और माल बिका है, बट यहाँ पर पैसा रिकवर नहीं हुआ है। ये मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि कंपनी जब पैसे लगा रही है और माल बेच रही है तो पहले भी ट्रेड रिसीवेबल्स होने चाहिए थे, नॉर्मल बिजनेस के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल्स होने चाहिए थे। बट अचानक से जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट आता है और अचानक से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं, सेल बढ़ जाती है और आईपीओ ईयर के अंदर में बूम बूम हो जाता है। ये कैसे होता है, ये समझ के मेरे भी बाहर है, और ये सभी कंपनियों के साथ यूजुअली हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स अब नहीं बढ़े हैं, इस साल नहीं बढ़े हैं, पिछले 6 महीनों के अंदर में, बट पिछले एक साल में 2022 से 2023 के अंदर में अच्छे खासे बढ़ गए हैं। वो भी पिछले 6 महीनों के अंदर में बढ़े हैं, 2022 से 23 के। ये थोड़ा सा, और पैसा आया है कंपनी में और आया है, वही केवल ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े हैं, ये भी कमाल ही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के ऊपर में और कौन कौन सी दिक्कतें मुझे नजर आई, ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि मुझे मैनेजमेंट के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग को थोड़ा सा जो तोड़ने मरोड़ने की जो कोशिश होती है ना, वो मुझे यहाँ पे इशू नजर आता है। अब मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि ये सच में तोड़ना मरोड़ना है कि रियलिटी है, बाकी वो तो सब तो जीएसटी की रिसिप्ट्स जो जारी होती हैं और उसके बेसिस पे ही कंफर्म किया जा सकता है। वो यहाँ पर अवेलेबल है नहीं पब्लिक डोमेन के अंदर में, वो सीएज के पास में ही है सब कुछ।
नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं दो और जो जो दिक्कतें मेरे को सामने नजर आई, वो ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं यहाँ पर उनके ऊपर में सिविल लिटिगेशंस चल रहे हैं, कुछ सिविल लिटिगेशन चल रहे हैं, टैक्स प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं जिनमें ज़्यादा अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, अमाउंट ठीक ठाक इंक्लूडेड। जैसे यहाँ पे कंपनी के खिलाफ जो बाय द कंपनी चल रही है वो 1,28,00,000 की चल रही है, 15 लाख का ये चल रहा है, 3 लाख का ये चल रहा है, तो ओवरऑल 1,47,000 रुपये इन्वॉल्व है। अब ये केसेज हैं किससे रिलेटेड, तो अगर उसकी चर्चा करते हैं हम लोग, तो एक केस तो यहाँ पर चल रहा है ये कि जो मिस्टर उद्वत इंजीनियरिंग वर्क्स जो कंपनी है उसने द बेस्ट इंडिया के वर्सेस इसके ऊपर में केस कर रखा है। क्या कर रखा है कि इन्होंने एक बार काम करवाया था, इन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर में काम करवाया था 2014 के अंदर में, तो ये जो इंजीनियरिंग वर्क्स वाले हैं इन्होंने ज़्यादा बिल बना दिया, 12 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बिल बना दिया, जो कि कंपनी बोल रही है कि ये हमें ज़रूरत नहीं थी। तो कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी खुद कंपनी ने केस कर दिया इसके ऊपर में, केस कर दिया। तो उसके बाद में जो अभी तक कोर्ट ने जो रिजल्ट आया है, कोर्ट ने अनाउंस किया है कि ये जो कंपनी है इसको पे करना पड़ेगा उद्वत इंजीनियरिंग वर्क्स को 15,42,000 रुपये 15% पर एनम के हिसाब से प्रिंसिपल सम के ऊपर में। अब कंपनी बोल रही है कि हम ये इस रिजल्ट को मानेंगे नहीं, कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हम लोग अपील करेंगे फिर से, राइट। तो अभी फिर से अपील हो रखा है या नहीं हो रखा है वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, फिर से अपील करेंगे। The company believes the extra amount charges on the vendors is unfair and unnecessary expenses. नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी के और भी केसेस हो रखे हैं जो कि मटेरियल लिटिगेशन है, मटेरियल पॉलिसी के अगेंस्ट में है, जो कि वहाँ पर एक जो द बेस्ट इंडिया जो ये कंपनी है इसका जो लोन करो, इसने जो इंश्योरेंस करवा रखा था, इंश्योरेंस का जो पैसा है वो पूरा रिकवर नहीं दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में ही इन्होंने केस कर रखा है कि पूरा पैसा दो। हुआ क्या कि ये बोल रहे हैं कि हमसे माल खरीदा किसी ने और हमारी कंपनी के साथ में किसी ने फ्रॉड कर लिया और वो बंदा जिसने हमसे माल खरीदा उसने में पेमेंट ही नहीं किया। अब ये जो पेमेंट है जो हमारे पास फ्रॉड हुआ है उसका इंश्योरेंस है ईसीजीसी कंपनी के साथ में, और उसको अब हमें कुछ पेमेंट तो उसने किया है बट पूरा पेमेंट नहीं किया है, जो कि हमारे साथ नुकसान हुआ उसका। तो 86 लाख का ये डिमांड कर रहे हैं, कोर्ट में इन्होंने केस कर रखा है। अब यही मेन लिटिगेशंस हैं कंपनी के। एंड उसके अलावा मुझे तो ये मतलब लिटिगेशंस के अंदर में तो कुछ खास यहाँ पर चीज़ मुझे इशू नज़र आया नहीं। सो बेसिकली जो नॉर्मल जो बिजनेसेस के जो लिटिगेशंस होते हैं वो चल रहे हैं यहाँ पर, जो कि मैनेजमेंट के ऊपर में कोई शक पैदा नहीं करते हैं, मैनेजमेंट ठीक लग रहा है अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी की आज के दिन किसी सबसे प्रोडक्शन कैपेसिटी चल रही है। सो कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छा चल रहा है और रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, मतलब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हायर ही साइड में जा रही है, मतलब कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है माल। साथ में कंपनी का जो ये टीबीआई कॉन लिमिटेड टीबीआई ये जो ट्रेडमार्क है ये अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। सो ये अगेन नेगेटिव है। सारी कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है एसएमई सेगमेंट में मैक्सिमम का ट्रेडमार्क रजिस्टर होता ही नहीं है, या तो उसका ऑब्जेक्ट हो चुका होता है या फिर आईपीओ निकालने से थोड़े दिन पहले ही वो जारी करते हैं, वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, एक भी ऑफिस कंपनी का खुद का नहीं है, सारे लीज पर लिए हुए हैं। जो ऑफिसेज हैं या फिर वेयर हाउसेज हैं वो सारे ही लीज पर हैं, वो भी गवर्नमेंट एजेंसी जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनसे लीज पर ले रखे हैं, 95 ईयर्स के लीज के ऊपर में है। सो दैट्स अगेन फाइन, क्योंकि अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। जैसे 26 लाख 100 साल के लिए एक बार देना है कंसिडरेशन, ये 1,50,000 2001 का एग्रीमेंट है, उस वक्त के हिसाब से 1.5 लाख रुपए देने थे। ये अमाउंट ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। आई डोंट कंसिडर इट बैड थिंग। मैं उसको कंसिडर बैड करता जैसे कंपनी के जो मालिक प्रमोटर लोग होते हैं अपने नाम पे खरीद लेते हैं, बाद में किराए पे दे देते हैं कंपनी को कि अब यूज़ कर और हमें किराया देता रहे उम्र भर के लिए। अब कंपनी बंद हो जाएगी तो प्रमोटर को फर्क ही नहीं पड़ेगा। इससे बेटर होता है कि प्रमोटर खुद के नाम पे ना खरीदे, कंपनी के नाम पे वो जो प्रॉपर्टी है वो खरीदे। तो यहाँ पर इन्होंने लीज पे ले रखा है, और ये जो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एरिया की जो ज़मीनें होती हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, ये लीज पर ही बेसिकली मिलती हैं 95 साल के, वही कंपनी ने कर रखा है। दैट्स फाइन। कंपनी के पास में कोई आज के दिन कुछ खास प्रॉपर्टी है नहीं। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर और कोई इश्यू, तो मेरे को इसके अलावा मुझे कोई इश्यू नज़र यहाँ पर नहीं आया है। सो बेसिकली कंपनी किस हिसाब से कमाई कर रही है उसके हिसाब से हम पी और पीबी रेशियो को निकालते हैं, फिर फाइनल व्यू इसके ऊपर में देते हैं। सो मैं इस ईयर का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से तो कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। लास्ट ईयर के हिसाब से यहाँ पर कंसिडर करने का मेरा मन कम ही है, क्योंकि इसी साल में कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो बढ़ गए, अचानक सेल भी बढ़ गई, ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ गए, पैसा भी कंपनी में आ गया, सब कुछ यहीं पे मुझे जोर लग रहा है।
तो इसको भी कंसिडर करने का मन कर नहीं रहा है, बट इसके पीछे तो फिर हालत ही ख़राब है। सो एक थोड़ा सा बेसिक डेटा ले लेते हैं यहाँ से। सो पिछले साल में 7 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए और यहाँ पर कंपनी अपनी वैल्यू लगा रही है 170 ही है ना, हाँ 170 करोड़। तो यहाँ पे पी रेशियो आ रहा है 24 का, जो कि ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं इतना अच्छा भी नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं पीबी रेशियो किस हिसाब से, सो कंपनी का आज के दिन नेटवर्थ क्या है 39 करोड़। 39 करोड़ में कंपनी पैसा उठा रही है 44 करोड़। तो यहाँ पे 80 करोड़ का बुक वैल्यू मान लेते हैं, 80 के हिसाब से 2 का पीबी रेशियो के आसपास में चल रहा है। सो 2 का पीबी रेशियो भी इतना बुरा नहीं है। सो कमाई ठीक ठाक कर रही है और पीबी रेशियो भी ठीक ठाक ही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बुक वैल्यू जो होता है वो कंपनी के अंदर में पैसा कहाँ लगा हुआ है उसके हिसाब से कंसिडर होता है। यहाँ पे जो मेनली कंपनी का जो नेटवर्थ है उसका मोस्ट ऑफ द पैसा जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में लगा हुआ है, जो कि जहाँ पर डाउट है, राइट। कंपनी के पास में कुछ ऐसे खास एसेट्स आज के दिन में है नहीं। हाँ, बस कंपनी के पास में वेयर हाउसेज हैं जो कि काफ़ी लंबे लीज के लिए कंपनी ने ले रखे हैं, जिनको वो काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकती है। दैट्स पॉजिटिव। ओवरऑल जो मेरा व्यू बन रहा है कंपनी को लेकर के नॉर्मल बन रहा है, इतना कुछ खास नहीं बन रहा है। और कंपनी के जो डेटा है इसको हम किसी दूसरी कंपनी के साथ में कंपेयर करके भी नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी मार्केट में नहीं है आज के दिन, जिसके बेसिस पे हम लोग अंदाजा लगा लें कि ये 2 गुना होगा कि 3 गुना होगा। अब यहाँ से किस टाइप से चलेगा, सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छा कर सकती है, क्योंकि मेज का जो मार्केट है वो बढ़ रहा है, अभी भी इंडिया में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो आई थिंक कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा कर सकती है। बस मैनेजमेंट थोड़ा और ढंग से जो अकाउंट्स हैं उनको देखे, राइट। ये अचानक से आईपीओ ईयर में सेल बढ़ा करके ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ा करके ये लफड़ा ना करे तो ज़्यादा बेटर है। फाइनली ओवरऑल जो मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है। आईपीओ के हिसाब से अगर लिस्टिंग गेंस 70% से, मतलब जीएमपी 70% पॉजिटिव में रहता है, तो फिर लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।